हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और कुछ गैप कर देता हूं ताकि आप सब विषय का सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो देखते रहें। इसलिए हर एक इंटरवल पे देखिएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सब पर लगातार मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मैंने इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस पार्ट 1 जो बनाया था वो बेस्ड था। जैसे उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, हिस्ट्री किसको बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको बोलते हैं, या प्रोटो हिस्ट्री किसको बोलते हैं, बीसी किसको बोलते हैं, एडी किसको बोलते हैं, कॉमन एरा किसको बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा किसको बोलते हैं, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सबको मैंने पार्ट 1 में रखा था। तो ये जो है इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस, देखिएगा हर सब्जेक्ट को मैंने पहले एट ए ग्लांस के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया ताकि उसी से जो है देखिएगा ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग और एसएससी का जो रेलवे का और मतलब एसएससी का जो एग्जाम होते हैं उसमें देखिएगा 4-5 प्रश्न ही हिस्ट्री से रहते हैं और एट ए ग्लांस जो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रहते हैं। ये आपको बेनिफिट है एट ए ग्लांस देखने से, अब पूरा आपको समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है। एट ए ग्लांस का मकसद यही है कि आप समझ जाइए कि पूरे एट ए ग्लांस में आपको क्या पूरे विषय में पढ़ना है, मतलब एक तरह का सिलेबस होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर अब ये पार्ट 2 है इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस पार्ट 2। तो इसमें जो है मैं इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन एक्सप्लेन करूंगा, कालक्रम, भारत में इतिहास के जो कालक्रम में जो बदलाव हुए हैं उनको मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। और ये टाइमलाइन से ही देखिएगा क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं, खास करके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। तो इसलिए, लेकिन जो यूपीएससी का एग्जाम है या फिर जेपीएससी का एग्जाम है या फिर बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें आपको डिटेल में आपको जानना पड़ता है सब चीज को। तो इसीलिए फिर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हम लोग टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये सब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको जो है आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो है इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं ऑनलाइन आपको पूरे आपके सिलेबस के अनुसार पूरे कोर्स को कवर कर रहा हूं तो उसका फायदा जो है और भी जो विद्यार्थी हैं उनको मिल सके, स्टूडेंट्स हैं उनको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का कालक्रम पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हो गया कि जो प्रारंभिक है ऐतिहासिक काल, जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो उस काल में जो मनुष्य रहता था और उसके इतिहास को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि इतिहास का मतलब हो गया कि जिसका रिटन एविडेंस है, लिखित साक्ष्य है, तो वो इतिहास है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखिएगा स्टोन एज आता है जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 जो है पाषाण काल आते हैं और ये 20 लाख से 3000 वर्ष के बीच में इस टाइम पीरियड को रखा जाता है भारत के इतिहास में। और भारत का जो मानचित्र यहाँ पे देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है और बांग्लादेश भी इंक्लूड है। ये सब जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश 1947 के बाद बना है। तो अब जो मेरा पहला वीडियो है उस जो 3 वीडियो मैंने बताया है वो पहले हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री एट ए ग्लांस पार्ट 1 और फिर सीबीआई देखिएगा कैसे जो है मनुष्य जो है स्टोन के बाद कॉपर का यूज किया, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया, फिर आयरन का इस्तेमाल किया और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसमें है। तो आप उस वीडियो देख लीजिएगा, 3 वीडियो है पहले हिस्ट्री का। तो पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल हो गया, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। 3 पाषाण काल जो है 20 लाख से 3000 वर्ष के इतिहास में आता है। तो इसमें जो है 20 लाख वर्ष पहले की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो देयर वेयर एक्टिविटीज ऑफ होमो सेपियन, होमो इरेक्टस, मतलब कि मानव के विकास के क्रम में देखिएगा होमो इरेक्टस जो है एक मतलब कि मानव के विकास जो हुआ उसमें देखिएगा रामापिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियन, इस क्रम में जो है होमो इरेक्टस मतलब मनुष्य जब खड़ा हो गया तो इरेक्ट हो गया, तो खड़ा होकर के जब चलने लगा, नहीं तो उसका पहले 4 पैर था, वो गुरिल्ला चिंपैंजी के रूप में था। तो जब इरेक्ट हो गया मतलब खड़ा हो गया तो 2 हाथ फ्री हो गया उसके। तो वो जो होमो इरेक्टस का एक्टिविटी जो है भारत में मिलता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 20 लाख वर्ष पहले की ये बात है।
तो होमो इरेक्टस का आगमन हुआ भारत में। फिर उसके बाद देखिएगा 7300 मतलब 73,000 टू 55,000 बीसी की बात है। 73,000 से 55,000 बीसी के बीच में जो है देखिएगा, ये काल किसका था? तो ये काल था होमोसेपियन का। होमोसेपियन सुने होंगे, आधुनिक जो प्रज्ञ मानव है जिसके वंशज हम लोग हैं, तो उनका जो है अराइवल हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है उनका अराइवल हुआ। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट माइट हैव बीन ट्राइबल लिंक, मतलब भारत में जो होमोसेपियन आया, तो होमोसेपियन के बाद से जो भी लोग आए भारत में उनका ट्राइबल लिंक है, मतलब ट्राइबल ही वो लोग थे। जैसे देखिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागा लोग जो है, नागा ट्राइब्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ये लोग फिर इनिशियल ये लोग जो है आए थे। फिर देखिएगा नागाज के बाद संथाल, मतलब ये सेंट्रल इंडिया में देखिएगा, इधर ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया में देखिएगा संथाल ट्राइब्स का आगमन हुआ। तो संथाल जो है बहुत आदिम मतलब पहले के जो लोग आए हैं भारत में उनमें शामिल है संथाल। फिर देखिएगा गोंड, सेंट्रल इंडिया में जो है गोंड, आपको गोंड जनजाति या फिर भील जनजाति जो है सेंट्रल इंडिया में मिलता है। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, ट्राइबल में, ट्राइब में सबसे बड़ा ट्राइब कौन है? गोंड है। फिर सुने होंगे भील ट्राइब है सेंट्रल इंडिया में। फिर साउथ इंडिया में सुनेंगे टोड, साउथ इंडिया में टोडास। तो इस तरह से ये सब जो है इनिशियल जो है ट्राइबल लिंक है, जो है मतलब फर्स्ट अराइवल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट होमोसेपियन तो आएगा इतने काल में। और देयर द फर्स्ट इनहेबिटेंट, जो भारत में पहले बसने वाले लोग थे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, माइट हैव बीन ट्राइबल लिंक, उनका जो है जनजातियों से संबंध है। और वो कौन कौन है? तो नागा है, संथाल्स है, गोंड्स है, भील्स है और टोड्स है। तो इस तरह से ये जनजातियों का आगमन हुआ। फिर उसके बाद से देखिएगा 7000 बीसी में जो है मतलब परिवर्तन के चिन्ह को देखिए कि कैसे होमो इरेक्टस आया, वो फिर बसा, फिर जो है होमोसेपियन का आगमन हुआ, फिर ट्राइब्स का आगमन हुआ। फिर उसके बाद सेटल्ड लाइफ, मतलब पहले जो है लोग का जीवन क्या था? तो लोग जो है मतलब कि जो लोग थे वो या तो हंटिंग का काम करते थे या फूड गैदरर थे। उनका जो है लिविंग जो है मतलब सेटल्ड लाइफ नहीं था। तो उसके बाद देखिएगा 7000 बीसी में इस इलाका में जो बोलते हैं मेहरगढ़ या फिर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में ये सब इलाका है, तो यहाँ पे देखिएगा सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ, मतलब अस्थायी रूप से लोग बसना शुरू कर दिए और फिर फार्मिंग, खेती करना शुरू कर दिए। जैसे देखिएगा भारत में मेहरगढ़ में जो है खेती का साक्ष्य मिलता है, प्रारंभिक मेहरगढ़ में जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और फिर पास्टुरिज्म, जैसे देखिएगा पशुपालन का खेती जो है आदमगढ़, बबूर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब आदमी जो है अब जो हंटिंग का काम कर रहा था, फूड गैदरर का काम कर रहा था, उससे आगे बढ़ के वो सेटल्ड लाइफ जीने लगा, खेती का काम करने लगा और पशुपालन का काम करने लगा। और इसका साक्ष्य जो है ये साउथ एशिया में मिलता है, मेहरगढ़ में और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान में है। इस तरह से साउथ एशिया में जो है इनिशियली जो है प्रारंभिक खेती वाली बस्तियों का विकास हुआ। इन्हीं खेती वाली बस्तियों से विकास होकर के देखिएगा ये सब जो है इंडस है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन नदियों के क्षेत्र में जो है देखिएगा फिर 2700 से 1900 बीसी जो ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब ये जो फर्टाइल इलाका है नदियों का, सिंधु है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, तो इन नदियों के क्षेत्र में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इसका काल माना जाता है 2700 बीसी से 1900 बीसी के बीच में माना जाता है। और ये स्टैब्लिश हुआ था 3300 बीसी में। मतलब इस इलाका में जो खेती वाला जो बस्ती था वही सब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। मतलब जो खेती वाली बस्तियां थी वहां पे जो है जब इस पूरे क्षेत्र के जंगल को काट करके खेती योग्य बनाया गया तो उसमें सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। तो सरप्लस का मतलब हो गया कि एक आदमी जो है अब 2 आदमी का अनाज उत्पादन करने लगा, तो अब दूसरा आदमी जो है बेकार नहीं रहा, बल्कि वो जो है
खेती का उपकरण बनाने लगा, कपड़ा बनाने लगा, आभूषण बनाने लगा, उपकरण बनाने लगा। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन का विकास हुआ। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है 3300 बीसी में हुआ था। अब फिर मेच्योर पीरियड था उसका 27 से लेकर के 1900 बीसी के बीच में वो पूरी तरह से परिपक्व हो गया, मतलब एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हो गया। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन जो है ब्रॉन्ज एज में हुआ और इंडस वैली के इस साइड में हुआ, जबकि इधर अभी भी देखिएगा तो लोग स्टोन एज में ही जी रहे थे। जैसे बहुत सारा जगह में अभी देखिएगा कुछ कंट्रीज में 5G शुरू हो गया, लेकिन इंडिया में अभी 4G से ही काम चल रहा है। तो उसी तरह से देखिएगा कि इधर जो है ब्रॉन्ज एज में लोग भले पहुंच गए, लेकिन बाकी इलाका में जो है अभी तक स्टोन एज ही चल रहा है, ये समझने की जरूरत। फिर उसके बाद से देखिएगा इसका डिक्लाइन जो है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया 1900 बीसी में, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। मतलब देखिएगा कि पूरा जंगल को आप काट दिए और उसको खेत बना दिए और कृषि का पैदावार लिए, तो फिर जो है बारिश का मात्रा कम हो गया, क्योंकि वृक्ष अधिक होने से, पेड़ पौधा अधिक होने से बादल को रोक करके बारिश कराते हैं। अब पूरा जब पेड़ पौधा खत्म हो गया तो ये पूरा इलाका देखिएगा राजस्थान, सिंध, ये सब डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से इस सभ्यता का एक तरह से अंत हो गया। मतलब कि ये सभ्यता जो है फिर संस्कृति के रूप में चली गई। और फिर उसके देखिएगा साक्ष्यवाद के काल में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्वास्तिक का चिन्ह है या फिर मातृ देवी का पूजा पद्धति है, वो देखिएगा संस्कृति आज तक चल रही है, सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन देखिएगा लिंग और योनि की पूजा, पशुपति, आदि पशुपति की पूजा, महादेव की पूजा जो की जाती है, वो सब देखिएगा उसका लिंक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, उसको ढूंढा जा सकता है वहां पर। तो इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन संस्कृति आज भी जीवित है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह में देख सकते हैं, मातृ देवी की पूजा में देख सकते हैं, और फिर शिव और पार्वती की पूजा के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सभ्यता का आज तक जो है संस्कृति कंटिन्यू है, सभ्यता का अंत हो गया। तो फिर इसके बाद से देखिएगा मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से एक नई जाति का आगमन हुआ जिसको बोलते हैं आर्यंस। तो आर्यंस का अब यहां से देखिएगा कि ये सब जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, या फिर इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अब इसके बाद से देखिएगा कि जो है एंशिएंट हिस्ट्री आयरन एज में देखिएगा मनुष्य जो है लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। तो देखिएगा कि 1500 से 600 बीसी के बीच में जो है वैदिक पीरियड का आगमन हुआ। और वैदिक के जो है संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो आर्यंस थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से जो है माइग्रेट करके इंडिया में इस इलाका में आए थे। तो सबसे पहले देखिएगा इस सप्त सिंधु जो प्रदेश हमने बताया, सिंधु, इसी क्षेत्र में निवास करते थे। और फिर बाद में वो जो है लेटर वैदिक पीरियड में वो इनका विस्तार हुआ पूरब की ओर, तो फिर जो है उसको बोलते हैं आर्यावर्त। तो आर्यों की सभ्यता का जो है उसका सूत्रपात हुआ 1500 बीसी से। तो ऋग वैदिक पीरियड जो है उसमें जिसकी जानकारी का आधार जो है आर्यों के या वैदिक पीरियड की जानकारी का आधार वेद है। तो उसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का देखिएगा टाइम था 1500 से 1000 बीसी तक। तो इस काल में देखिएगा कि मनुष्य जो है आर्यंस लोग कहाँ बसे हुए थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में। फिर देखिएगा जब बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड, तो 1000 से 600 बीसी के बीच में है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में देखिएगा उनका प्रसार जो है गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ और इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है आर्यवर्त। तो प्राचीन काल में भारत का एक नाम आर्यवर्त भी मिलता था, तो उसका मतलब केवल उत्तर भारत से था। तो उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ये सब स्टडी करने के साथ साथ अब उसके बारे में स्टडी करना है। फिर इसके बाद से देखिएगा जो आर्यंस आए थे वो कबीला के रूप में आए थे। तो देखिएगा कबीला के रूप में जो है वो पहले क्या थे, तो जन के रूप में थे और पशुपालक थे, पशु पालते थे और उनके आजीविका का आधार जो है पशुपालन था। पास्टोरल उनका लाइफ था, वो खेती नहीं करते थे। तो इस तरह से डिफरेंट थे, मतलब कि ये जो इंडस वैली के जो निर्माता थे उनसे पिछड़े हुए थे आर्यंस। तो आर्यंस जो है जन के रूप में थे, कबीला के रूप में थे। बाद में देखिएगा लेटर वैदिक में वो खेती करने लगे तो वो जनपद हो गया।
तो जनपद हो गए। फिर उसके बाद से देखिएगा कि बड़े बड़े जनपद हो गए, तो फिर उनको बोला गया महाजनपद। महाजनपद तो फिर जो है महाजनपद, 16 महाजनपद जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में, मतलब आर्यों का जो सिविलाइजेशन था वो अब एक जो है मतलब कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रूप लेने लगा, और जो कबीला था वो जनपद मतलब एरिया से लोकेटेड हो गया, और फिर बड़ा बड़ा जनपद बनने लगा। तो 16 महाजनपद में सुने होंगे मगध महाजनपद एक था, तो ये 16 में देखिएगा अंग है, या फिर मगध है, या फिर लिच्छवी है, या फिर वज्जी है, श्रावस्ती है, या फिर काशी है, कौशाम्बी है, इस तरह से असमक है, अवंती है। तो इस तरह से 16 महाजनपद जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में बन गए, डेवलप होते होते लेटर वैली का। तो इस तरह से 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से राइज ऑफ मगधा, बाकी सभी जो है जनपदों को जीत करके मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, तो वो इतिहास में हमको पढ़ने का जरूरत मिलेगा। अब 600 से लेकर के 325 बीसी में राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म आपको पढ़ना है, मतलब कि आर्यों की जो सभ्यता जो है विकसित हुई। तो आर्य सभ्यता में देखिएगा कि उसका सोशल जो स्ट्रक्चर था, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें 4 जो है वर्ण थे पहले, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 थे। फिर वो कास्ट में तब्दील हो गए। तो ये जो प्रारंभिक जो वैदिक धर्म था वो जो है बाद में धीरे धीरे उसका रूप जो है विकृत हो गया, और उसमें छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीजें समाहित हो गई, और धर्म का उद्देश्य जो है लोग का कल्याण नहीं होकर के जो है शोषण हो गया। तब जो है उसके खिलाफ जैनिज्म का उदय हुआ, और फिर बुद्धिज्म का उदय हुआ। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो एक धर्म के रूप में स्थापित हो गए, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले संप्रदाय थे, तो इसलिए उनको नास्तिक बोलते हैं। तो इस तरह से महावीर के बारे में, और फिर बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में आपको स्टडी करना पड़ता है, तो उसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। और ये भारतीय इतिहास का बहुत स्वर्णिम पहलू है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है भारत के अलावा देखिएगा बाकी सब देशों में बाद के कालों में फैली है। तो अब महाजनपद में देखिएगा कि मगध जो था, वो मगध जो है वो बाकी सब जनपद को जीत लिया। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मगध के शासकों का था, जैसे हर्यक वंश। तो 3 देखिएगा मगध की जो डायनेस्टी है उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है डायनेस्टी थे, जिनके कालक्रम में मगध का विस्तार जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में हुआ। तो हर्यक डायनेस्टी जो है 544 बीसी से 412 बीसी, उसमें नाम सुने होंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। फिर शिशुनाग डायनेस्टी जो है 412 से लेकर 334 बीसी तक, जिसमें नाम सुने होंगे शिशुनाग, कालाशोक। फिर उसी तरह से नंद डायनेस्टी में सुने होंगे महापद्म नंद, धनानंद। तो ये जो है 3 डायनेस्टी जो है के कालक्रम में उत्तर भारत में मगध का विस्तार हुआ। फिर देखिएगा ग्रीक अलेक्जेंडर अराइवल जो है, ग्रीक का आगमन हुआ, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ भारत पे। और फिर उस समय नंद वंश था इंडिया में, और ग्रीक लोग जो है ये नॉर्थ वेस्ट में ही रह गया, वो लोग जो है भारत की तरफ जो है मगध की ओर नहीं बैठा। फिर देखिएगा मौर्यन एम्पायर जो है गठित हुआ, मौर्य वंश जो है 321 से 185 बीसी तक जो है ये भारत का पूरा जो है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं पूरा भारत, उसमें पूरा ये मगध का जो है विस्तार ज्यादा हुआ। इस दक्षिण भारत को भी जीत लिया गया। फिर ये सब इंडो ग्रीक से ये सब भी, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वो सब भी जीत लिया गया। तो एक विशाल जो है साम्राज्य का निर्माण किया मौर्यों ने। तो मौर्यों का प्रशासन भी बहुत विस्तृत था, उसमें जो है महान प्रतापी शासक सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर अशोक। तो इस तरह से विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, और उसकी राजधानी जो है मगध, पाटलिपुत्र। इस तरह से जो है सेंट्रलाइज एक सिस्टम डेवलप हुआ। पहली बार जो है इतना जो है व्यापक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इस सब के बारे में जानकारी आपको करनी है, जैसे इंडिका नाम सुने होंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक है, या फिर तो उस सब सोर्सेस में हम लोग पढ़ेंगे, या अर्थशास्त्र सुने होंगे चाणक्य का।
फिर लेटर मौर्यन पीरियड में अब जब मौर्यों का अंत हो गया, मतलब अशोक के बाद उत्तराधिकारी कमजोर हो गए, तो मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। तो इसमें देखिएगा 3 तरह के उत्तराधिकारी हुए। एक जो है सेंट्रल एशिया में जो नेटिव सक्सेसर थे, उसमें इस इलाका में देखिएगा शुंग डायनेस्टी का उदय हुआ, फिर कण्व का हुआ, फिर और इस इलाका में जो है सातवाहन लोग जो है शासन किए। तो इस तरह से ये नेटिव सक्सेसर थे मौर्यंस के। फिर फॉरेन सक्सेसर में नॉर्थ वेस्ट में देखिएगा इंडो ग्रीक का आगमन हुआ, फिर इंडो ग्रीक के बाद शक लोग हुआ, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। ये 4 महत्वपूर्ण राजवंश जो है ये सब पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला इलाका में शासन किए, और ये सब सेंट्रल एशिया में नेटिव सक्सेसर हुए, यहाँ के उत्तराधिकारी हुए। और फिर साउथ इंडिया में देखिएगा कि साउथ इंडिया में केरल में शेर लोग हुआ, फिर चोल और फिर पांड्य, 3 जो है राजवंश का उदय हुआ। तो हम लोग लेटर मौर्य पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड में ये जो है 3 राजवंश जो नेटिव सक्सेसर है और फॉरेन जो सक्सेसर है 4, और फिर साउथ इंडिया के जो 3 डायनेस्टी है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का लगभग जो है 500 वर्ष का इतिहास बताता है। फिर उसके बाद देखिए गुप्ता पीरियड जो है, जिसको जो है गुप्ता पीरियड जो है 300 से 800 एडी के बीच में आया, और इसमें गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। इसमें नाम सुने होंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ऐसे महान प्रतापी शासक हुए जो पूरे नॉर्थ इंडिया को राजनीतिक एकता के सूत्र में पहली बार बांधा गया मौर्यों की बात। तो इस तरह से गुप्ता डायनेस्टी हुआ। उस समय जितना जो डेवलपमेंट हो रहा था वो सबको क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया गया, तो इसीलिए गोल्डन एज इसको बोलते हैं। फिर वर्धन, फिर देखिएगा गुप्ता के समकालीन जो है वेस्ट, जहां सातवाहन लोग शासन कर रहे थे, वहां पे एक नया वंश आ गया और उसको बोलते हैं वाकाटक। फिर उसके बाद से देखिएगा जब गुप्तों का अंत हो गया तो वर्धन वंश आया, और वर्धन वंश में सुनेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है प्रतापी शासक था। फिर साउथ इंडिया में देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे वकाटक लोग था, वहां पे बादामी का चालुक्य लोग आ गया, और फिर दक्षिण में आ गया पल्लव, कांचीपुरम का पल्लव। तो इस तरह से ये प्राचीन भारत का एक मोटा मोटी रूपरेखा मैंने आपके सामने रखा। तो इससे देखिएगा कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो ये जितने डायनेस्टी के बारे में आपको हमने एक सीक्वेंस के रूप में बताया, इसी से क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको अगर आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा खासा जो है प्रश्न इसी से आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से एंशिएंट इंडिया में ही आपको पढ़ना है। तो एंशिएंट इंडिया से मिडिएवल इंडिया में कैसे हम जाते हैं, तो उसका कोई बाउंड्री नहीं है। उसका मेन फीचर क्या है कि देखिएगा कि जो एंशिएंट इंडिया है उसमें राजा जो किंग है उसके पास जो है शक्तियां बहुत है। राजा केंद्रीकृत शासन प्रणाली है, सेंट्रलाइज जो है सिस्टम है। और जैसे मिडिएवल आएगा तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ही पता चलता है कि जो है मिडिएवल काल का शुरुआत हो गया, क्योंकि राजा की शक्तियां कमजोर हो गई और राजा अपने को बड़ा दिखाने के लिए राजा से बड़ा महाराजा, फिर महाराजाधिराज, फिर महाराजा परम भट्टारक, इस तरह की बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करके जो है राजा अपने को बताने में व्यस्त रहा कि मैं बड़ा हूं, जबकि उसकी सारी शक्तियां जो है फ्यूडल के हाथ में चल गई, जिसको बोलते हैं सामंत। तो सामंतवाद का आगमन ही मध्यकाल का आगमन है। फ्यूडलिज्म जो है एक तरह का आइडियोलॉजी है जो लैंड पे बेस्ड होता है, मतलब जमीन पे आधारित एक व्यवस्था होता है, जिसको बोलते हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। तो मध्यकाल की मुख्य विशेषता थी जब तक अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ। और आज भी देखिएगा तो बिहार, ये उत्तर प्रदेश और ये सब जो इलाका है वो सामंती युग में ही जी रहा है। वो उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, भले वो एंड्रॉयड यूज कर रहा है, डेमोक्रेसी में रह रहा है, लेकिन उसका थॉट देखिएगा तो पूरी तरह से फ्यूडलिस्टिक जो है विचार रखता है, फ्यूडल सोच रखता है, डेवलपमेंट का विरोधी है। इसलिए देखिएगा ये क्षेत्र जो है भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि फ्यूडल विचारधारा के लोग यहाँ पे आज भी जीते हैं, जो दूसरों को दमन करने में विश्वास करते हैं और सत्ता संरचना पे जो है कब्जा करना चाहते हैं। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं दिखाई देंगी, पश्चिम भारत में नहीं दिखाई देंगी। ये सब डेवलप्ड इलाका है, क्योंकि वहां पे सामंतवाद का अंत हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये अंत नहीं हुआ। वो सामंती विचारधारा का लोग देखिएगा पुलिस प्रशासन में, न्यायपालिका में, सब में जगह बना बना कर वो लोग बैठा हुआ है और सब संसाधन पे कब्जा किया हुआ है। बाकी लोग गरीब, बेरोजगार, भूखमरी से त्रस्त हैं। तो इस तरह से जो है मध्यकाल का शुरुआत होता है
और मध्यकाल आज भी जीवित है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मध्यकाल के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।